तो ध्यान से देखना ऑप्टिकल एक्टिविटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुमने बहुत सारे देखे होंगे उसके अंदर, असाइनमेंट के अंदर हर साल रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, और फंडे सारे चैप्टर्स में सेम रहेंगे, दोबारा से भी ये टॉपिक आएगा हर चैप्टर में, तो मैं केवल इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बाकी में तुम लोगों को आ चुका होगा। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, बहुत आसान और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, बेसिकली ऑप्टिक्स। ऑप्टिकल का मतलब क्या है, ऑप्टिक्स, जो तुमने फिजिक्स के अंदर पढ़ लिया, मतलब कि लाइट से खेलना, दैट मींस कि लाइट कैसे बेंड होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, और कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, मिरर शिरर, ये सब तुम पढ़ चुके हो। तो वही चीज केमिस्ट्री में कैसे लागू होती है वो अपने को इसके अंदर देखना है। तो ध्यान से देखना, जिन्होंने नहीं पढ़ा ऑप्टिक्स वो अब ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये चीज तुम लोग दोबारा से पढ़ोगे ऑप्टिक्स के अंदर। ये है हमारे पास एक लाइट का सोर्स, इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट, सही है ना, बल्ब है, बल्ब इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। अब ये जो बल्ब है वो सिंपल सा फंडा क्या लगाता है, बल्ब हर जगह हर एक डायरेक्शन के अंदर अपनी लाइट को इवनली स्प्रेड करता है। तुमको मालूम होगा, देखोगे ना कभी बल्ब को, तो वो हर एक जगह इवनली अपनी लाइट को क्या करता है, स्प्रेड करता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बल्ब से लाइट निकलती है वो होती है अनपोलराइज लाइट, सही है ना, या फिर जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, मल्टी डायरेक्शनल लाइन भी कहते हैं इसे, सॉरी मल्टी डायरेक्शनल लाइट, जिसकी कोई डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, वो हर एक डायरेक्शन में अपनी रोशनी छोड़ रहा है, ये होती है बल्ब से निकलने वाली लाइट। लेकिन अगर तुम इसके आगे लगा दोगे पोलराइजर, क्या लगा दोगे इसके आगे, पोलराइजर, सबने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, नहीं पढ़ा तो ध्यान रखना, ये होता है हमारे पास पोलराइजर। तो पोलराइजर क्या करता है, इस यूनी सॉरी इस मल्टी डायरेक्शनल लाइन को सिंगल डायरेक्शन में चेंज कर देता है, दैट मींस पोलराइजर केवल इसको सिंगल डायरेक्शनल बना देगा। अब सिंगल डायरेक्शन लाइट दिखने में कैसी होती है, बिल्कुल होती है लेजर लाइट की तरह, देखिए जो बचपन में होती थी लेजर लाइट, नौचंदी मिला करती थी, तो बिल्कुल वही होती है सिंगल डायरेक्शनल लाइट, जो केवल एक सिंगल डायरेक्शन में जाती है। ठीक है ना, पोलराइजर का काम क्या है, मल्टी डायरेक्शनल लाइन को सिंगल डायरेक्शनल लाइट में चेंज करना, सही है ना, इसे कहते हैं हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या ये, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, लिख भी देता हूं मैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सही है ना। और ये क्या लगाया हमने, इट इज नोन एज पोलराइजर, पोलराइजर। और ये क्या है, इट इज मल्टी डायरेक्शनल लाइट, या फिर हम लोग साइंस की भाषा में गए तो अनपोलराइज्ड लाइट। दिख रहा है, ये थोड़ा छोटा तो नहीं हो रहा, घुच्चर घुच्चर सी हो रही है, एक बार और बना देता हूँ मैं, एक सेकेंड बस, थोड़ा सा पहले लिखा नहीं था मैंने तो इसे कुछ मुचड़ हो गई। ये है हमारे पास सोर्स, सोर्स सही है ना, सोर्स ऑफ लाइट, एंड इट इज अनपोलराइज्ड लाइट। और फिर हमने इसका क्या लगा दिया, इसके आगे हमने लगा दिया एक पोलराइजर, जिसमें तुमने न्यूमेरिकल भी करे होंगे फिजिक्स के अंदर, इसके अंदर पोलराइजर क्या करता है, लाइट की इंटेंसिटी को 1/4 कर देता है, इट इज पोलराइजर। ठीक है, और ये क्या करेगा, लाइट को मल्टी डायरेक्शनल से सिंगल डायरेक्शनल कर देगा, कुछ इस तरीके से। ये हो गई हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, सही है। और अब तुम इस प्लेन पोलराइज लाइट को पास करोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड पे से, बिकॉज हमारी चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये देखो ये रहा, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी दिख रहा हूं, ओसी शॉर्ट में, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये रही हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट, एंड जब ये पास होगी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको 3 डायरेक्शन में घुमा सकता है। 3 डायरेक्शन में कैसे, या तो घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है ये, इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या तो घुमाओगा इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या तो इसको सीधा स्ट्रेट निकाल देगा, सही है ना, 3 पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी, या तो घुमाएगा इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर कहां पे घुमाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज समझते हो ना, जो तुम्हारी घड़ी की डायरेक्शन होती है, इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
और या फिर वो उसको बिल्कुल स्ट्रेट जाने देगा, सही है ना, क्या करेगा, उसको स्ट्रेट जाने देगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आने का। तो ऐसे कंपाउंड्स जो घुमाते हैं लाइट को किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज, उन्हें कहते हैं हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या कहते हैं उन्हें हम लोग? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है ना, मान लो यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इट इज ये नीचे घुमाएगा क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज है, ऊपर घुमाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंड इन दोनों कंडीशन में क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। और यहाँ पर क्या जाएगा, इट इज ऑप्टिकली ऑप्टिकली अनएक्टिव। ये ऑप्टिकली अनएक्टिव है, अनएक्टिव मतलब कि ये लाइट को किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमा रहा। अब इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये तो है जनरल भाषा के अंदर कि भाई साहब अगर सीधा घुमा दिया क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर सीधा निकाल दिया तो क्या ये ऑप्टिकली अनएक्टिव है, सही है ना। अब इनको साइंस की भाषा में कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, इट इज लीवियो लीवियो रोटेटरी रोटेटरी लीवियो रोटेटरी। तो ध्यान रखना, दो होते हैं, दो, एक होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, एक होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स लाइट को दो डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, या तो घुमाएगा क्लॉकवाइज, नाम होएगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी, या घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, नाम होएगा लीवियो रोटेटरी। और अगर उन्होंने लाइट को बिना छेड़खानी करे सीधा पास होने दिया, देन इट इज एन ऑप्टिकली अनएक्टिव कंपाउंड। अब इनके एग्जांपल भी सुन लो। एग्जांपल क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का एग्जांपल है ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज। और लीवियो रोटेटरी का एग्जांपल है फ्रक्टोज, लीवियो रोटेटरी का एग्जांपल क्या है, फ्रक्टोज। और ऑप्टिकली अनएक्टिव कंपाउंड है यूरिया, यूरिया इज एन ऑप्टिकली अनएक्टिव कंपाउंड, NH2CO NH2। सही है भाई, ये था पूरा का पूरा फंडा ऑप्टिकल एक्टिविटी का। दोबारा बता रहा हूं, दोबारा बेसिक है, बेसिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी का। ये तुमसे पूछा नहीं जाएगा, ये केवल वाइवा में आ सकता है तुम्हारे से पूछने के लिए, लेकिन ये बेसिक है बेसिकली, सही है ना। तो देखना, सबसे पहले क्या था हमारे पास, सोर्स। सोर्स मतलब कि एक सोर्स ऑफ लाइट जो अपनी लाइट को हर एक डायरेक्शन में भेजेगा, दैट मींस इट कैन प्रोड्यूस अ मल्टी डायरेक्शन लाइन व्हिच इज आल्सो नोन एज अनपोलराइज्ड लाइट। Then we place a polarizer in front of them which can converts the unpolarized light into the plane polarized light which has unidirection, सही है ना, जिसकी क्या होगी, एक ही डायरेक्शन होगी। एग्जांपल क्या है इसका, एग्जांपल है लेजर लाइट, जो हमने लेजर लाइट खरीदोगे ना बचपन के अंदर वो। अब जब तुम इस लेजर लाइट को या फिर प्लेन पोलराइज लाइट को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराओगे, देन इट शोज थ्री रिजल्ट्स। Whether it can rotate the light into the clockwise direction, then it is known as dextrorotatory. Example is glucose. Or it can rotate the direction of light in anti-clockwise direction, then it is known as levorotatory. Example is fructose. Or it can pass the light unchanged in the straight line, then it is known as optically inactive compound. Example is urea. बताओ जी, आया समझ में? जो हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होते हैं उनके आगे लगाया जाता है प्लस साइन, इस तरीके से प्लस साइन, मतलब कि ये प्लस साइन शो करता है कि ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और राइट को घुमाएगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो हमारे लीवियो रोटेटरी कंपाउंड होते हैं उनके आगे लगाया जाता है माइनस साइन, इस तरीके से ये माइनस साइन। तो ये माइनस साइन को शो करता है, इट कैन रोटेट द लाइट इनटू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ना अगर कभी तुम लोग ना ग्लूकोज देखोगे, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के आगे केवल ग्लूकोज नहीं लिखा होता, इट इज डी ग्लूकोज। कभी ग्लूकोज देखोगे ना, इट इज डी ग्लूकोज, ठीक है ना। जैसे ग्लूकोन डी, ग्लूकोन डी के आगे डी क्यों है, समझा किसी ने? ग्लूकोन डी के आगे डी क्यों लगता है? ग्लूकोन डी नींबू पानी सबने पिया होगा, ग्लूकोन डी के आगे डी से लगता है बिकॉज इट कंटेन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज। सही है भाई, फंडा समझ में आ रहा है ना। ग्लूकोन डी का नाम क्यों पड़ा ग्लूकोन डी, बाबा रामदेव ने क्यों ग्लूकोवीटा बॉल्स बनाई वो, सही है ना। तो इसी वजह से पढ़ाई वो, क्योंकि डी जो है ना, डी स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ध्यान रखना। चलो जी लिखेंगे जल्दी से। वैसे तुम्हारे को मैंने नोट्स भेज दिए हैं, ये इसमें भी लगा दिए मैंने, इसमें देखना, इसमें देख लेना, ये सारे लिखवाने वाला हूँ बस मैं। चलो जी लिखेंगे जल्दी से। भैया, हाँ जी, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी का कुछ फायदा है क्या जो ग्लूकॉन डी के आगे डी लगा रहता है? नहीं नहीं वो बताने के लिए है ना, डेक्स्ट्रो मतलब कि तो उसमें, बताने की
हाँ हाँ, बताने की जरूरत क्या, वो ऑप्टिकली एक्टिव है कोई बात नहीं, तो कोई बेनिफिट थोड़ी है इससे एक्स्ट्रा। नहीं नहीं बेनिफिट होते हैं बच्चे, ये बेसिकली आइसोमर्स एक दूसरे के। और ये हम टॉपिक, पता है टॉपिक क्या है? ये टॉपिक ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, इट इज बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। कभी देखा है फॉर्मूला? देखा है फ्रक्टोज का फॉर्मूला पे क्या होता है? C6H12O6। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब कोई तुम्हारे को ग्लूकोज के नाम पे फ्रक्टोज बेच देगा तो कैसे खरीद लोगे? इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, अभी पढ़ेंगे अपने को, लोड ना लो। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। ग्लूकोज के अंदर क्या अलग है, फ्रक्टोज के अंदर क्या अलग है, दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन जब भी अलग अलग है दोनों के दोनों है, तो अंतर हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। तो इसी वजह से वो ग्लूकोन डी लिखते हैं, बिकॉज इट कैन कंटेन्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज। बट अगर देखो फ्रक्टोज डाल के दे देते तो पता क्या चलेगा कि फ्रक्टोज है उसके अंदर, बट फ्रक्टोज इज अ लीविरोटेटरी। तो ध्यान रखना है, इसी वजह से है बस। मेरे को पता नहीं वैसे इतना कि डी इन्होंने क्यों लगाया, डी लगाने की जरूरत भी नहीं थी। तुम्हें तो रीजन देखो पता भी नहीं था उससे पहले, तुम्हें कौन सा पता था? तुम्हें कौन सा फर्क पड़ रहा था? ग्लूकोन डी तुम लोग दबा के पी रहे थे, सही है ना? चलो जी, तो लिखेंगे जल्दी से, पहले भी ड्रॉ कर लो ये, फटाक से ड्रॉ कर लो ये, जल्दी से ड्रॉ कर लेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी में लिखेंगे व्हेन अ कंपाउंड rotates, when a compound rotates the path of the path of plane polarized light, when a compound rotates the path of plane polarized light, it is known as, it is known as optically active compound. It is known as optically प्लेन plane पोलराइज्ड light, plane polarized light, ये तो लिखा सामने, plane polarized light, then it is known as optically active compound, then it is known as optically active compound, full stop। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, लिखते लिखते पढ़ते भी रहना, ऐसे नहीं अभी बस लिखते रहो, लिखते लिखते पढ़ते भी रहना, सारी बातें समझाइए वही लिखवा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे इफ इट रोटेट्स, if it rotates light, if it rotates light in clockwise direction, if it rotates light in clockwise direction, then it is known as, then it is known as dextrorotatory, ये लिखिए स्पेलिंग, then it is known as dextrorotatory and represented by, and represented by प्लस, ऐसे होना ना, ऐसे ब्रैकेट के अंदर प्लस, एंड रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन, प्लस साइन बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन लेकर, नेक्स्ट लाइन में इफ लाइट इज रोटेटेड, नेक्स्ट लाइन में इफ लाइट इज रोटेटेड in anti-clockwise direction, if light is rotated in anti-clockwise direction, then it is known as leviorotatory, then it is known as leviorotatory and negative sign, and negative या फिर माइनस, ऐसे ये, and minus sign is placed before, is placed before degree of rotation, before degree of rotation, full stop, full stop। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, नेक्स्ट टाइम में फिर से सच, सच प्लस माइनस, सच प्लस एंड माइनस, सच प्लस एंड माइनस isomers of a compound, isomers of a compound are called optical isomer, are called optical isomer, and the phenomena
and the phenomena is termed as and the phenomena is termed as optical isomerism and the phenomena is termed as optical isomerism. सही है, इस पूरे के पूरे फिनोमेना को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. पढ़ेंगे जरा एक बार जो लिखवा है, दिमाग में सेट करेंगे, ध्यान से देखना. ये ना हम लोग पहले पढ़ चुके होते इसके अंदर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के अंदर, बट कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में सिलेबस में से कट चुका है, तो इसलिए हम लोग इसके अंदर पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी. पूरा ऑप्टिकल आइसोमर्स है कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर. तो मैं बताया था मैंने कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में से एक चीज करी, इट इज आइसोमेरिज्म. तो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल भी था उसके अंदर. तो यहाँ से देखना जरा इसको क्या कहते हैं. बेसिकली हम लोग अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर होता क्या और क्या हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, बट हम इनको पहचानेंगे कैसे कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड आ गया, कंपाउंड दे दिया गया, तो हम उसको पहचानेंगे कैसे कि वो ऑप्टिकली आइसोमर है या फिर मतलब कि वो बेसिकली लाइट को रोटेट करेगा या नहीं करेगा. सही है ना, हम उसको पहचानेंगे कैसे. अब पहचानने के दो तरीके, दो तरीकों को ध्यान सुनना. एक तरीका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में भर भर के पूछा गया है, दैट इज कायरल मॉलिक्यूल, दैट इज प्रेजेंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल. मतलब कि अगर हमारे पास कंपाउंड के अंदर कायरल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होएगा. ध्यान से देखना, ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूं मैं. कायरल मॉलिक्यूल होता क्या है, ऐसा कार्बन, ध्यान सुन लेना, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग कंपाउंड से सेटिस्फाइड हो. ठीक है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग कंपाउंड से क्या हो, सेटिस्फाइड हो. जैसे देखो ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, इसकी वैलेंसी एक है ए से कनेक्ट, एक बी से और एक सी से और एक डी से, मतलब कि अलग अलग कंपाउंड से सेटिस्फाइड है. ये क्या है, कायरल कार्बन है. और अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर होगा ही होगा. ऐसा है, अभी तक मान लो ऐसा. ये केवल एक कंडीशन है, एक चेक करने के दो पैरामीटर हैं. एक पैरामीटर ये है कि अगर उसके अंदर कायरल मॉलिक्यूल है, प्रेजेंट है, तो वो क्या होएगा, ऑप्टिकल आइसोमर होगा ही होगा, मतलब कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा करेगा. जैसे देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ये देखो ये रहा कार्बन, इसके साथ एक वैलेंसी COOH के साथ सेटिस्फाइड है, एक वैलेंसी केवल हाइड्रोजन के सेटिस्फाइड है, एक वैलेंसी OH के साथ और एक वैलेंसी CH3 के साथ. तो हम इसे भी कह सकते हैं इट इज अ कायरल मॉलिक्यूल व्हिच इज वन ऑफ द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी. ठीक है, तो ये थी एक कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल. दूसरी कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना, उसके ऊपर तो क्वेश्चन आते हैं लेकिन ये बेसिक है. बेसिक क्या है, इट इज सुपर इम्पॉसिबल. मतलब कि देखो ध्यान से देखना, ध्यान से ये देखना जरा इमेज इमेज देखना. तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सुपर इम्पॉसिबल. सुपर इम्पॉसिबल मतलब क्या, देखो हाथ, हमारे हाथ क्या है, ये है सुपर इम्पॉसिबल. मतलब कि ये दोनों हाथ एक दूसरे की फोटोकॉपी है. फोटोकॉपी समझते हो, बिल्कुल सेम टू सेम. ये क्या है, सुपर इम्पॉसिबल है. सुपर इम्पॉसिबल अभी इस तरीके से कि ये जो हाथ थे दोनों के दोनों सुपर इम्पॉसिबल है. लेकिन अब नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल जो एक दूसरे की फोटोकॉपी नहीं होते. जैसे देखो यहाँ पर देखो, पहले एग्जांपल देखना फिर बताता हूँ चेक कैसे करते हैं. एग्जांपल है ये, ऐसे ए बनाया हमने ऐसे, इसके लगा दिया हमने आगे मिरर, तो मिरर में भी ऐसी दिखेगा ये. तो सिंपल सी बात क्या है, ये सुपर इम्पॉसिबल है, मतलब कि दूसरे क्या है, फोटोकॉपी है. ऐसी यहाँ पर ये टी, फिर से क्या लगा दिया हमने इसके आगे, टी लगा दिया मिरर के आगे. तो ये टी बिल्कुल ऐसी कैसी बनेगा, मिरर इमेज सबको बनानी आती है. मिरर इमेज का सिंपल सा फंडा क्या होता है, इनको नहीं आती, कि पास का पास दूर का दूर, पास का पास दूर का दूर. सही है ना. जैसे देखो अभी तो फर्क पता चलेगा, अभी बताता हूँ फर्क कैसे करता है मिरर इमेज का क्वेश्चन. तो ये रहा एम, ये रहा इधर की तरफ भी एम, तो दोनों के दोनों सुपर इम्पॉसिबल है. ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ओ. सही है ना. या फिर और एग्जांपल बताना चाहे सुपर इम्पॉसिबल एलिमेंट्स का, एक तो ओ मैंने बता दिया, और कोई दिमाग में आ रहा हो सुपर इम्पॉसिबल का, जो वाई, बिल्कुल इट इज वाई, बिल्कुल सही. और डब्लू, तो बहुत सारे एग्जांपल है, ध्यान रखना. इट इज वाई, WOI. सही है ना, ये सब क्या है, सुपर इम्पॉसिबल है. सुपर इम्पॉसिबल मतलब कि जो एक दूसरे या की, एक्स. हाँ एक्स बिल्कुल सही. तो ये सब है सुपर इम्पॉसिबल. देखो मतलब समझ में आ रहा है तुम लोगों को. और नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या है, जो एक दूसरे की फोटोकॉपी नहीं होते हैं. नहीं होते हैं मतलब कि जैसे देखो सी बनाया हमने, अब सी को मिरर के इधर की तरफ लगेगा इस तरीके का, और मिरर के उधर की तरफ लगेगा इस तरीके का, ये सी. सही है, तो ये है नॉन सुपर इम्पॉसिबल. ये क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है. अगर तुम इन्हें मिरर के आगे लगोगे तो ये अलग अलग दिखेंगे. ठीक है, पास का पास दूर का दूर, इसलिए मैं रहा था पास का पास दूर का दूर. मतलब जैसे डी देख रहे हो, डी डी में गोल जो है पास है, तो ये मिरर के पास ही बनेगा, और ये बन जाएगा उल्टा इस तरीके से, नॉन सुपर इम्पॉसिबल. अब मेरे को बताना जरा, जो हमारे हाथ है हाथ, ये सुपर इम्पॉसिबल है या नहीं है, नहीं है. क्यों नहीं है.
ये तो रे, देख ये रहा, ये देख सुपर इम्पॉसिबल है, ये देख। नहीं तो आप अगर एक हाथ को मिरर में लगाओगे तो उसका थंब दूसरी साइड जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। तो ये फंडा देखने का, ध्यान से देखना, फंडा देख होता क्या है। अगर कोई बच्चा देखो ऐसे करेगा ना, ऐसे मूर्ख बच्चे क्या करेंगे, कोई पूछेगा टीचर बता जी बता कि हाथ तेरे सुपर इम्पॉसिबल है या नहीं है, तो बच्चे करेंगे देखो ये रे सर है, देखो ये रे बन रही है मेरी इमेज, देखो ये रे दिख रहा है, नहीं दिख रहा। लेकिन ऐसे नहीं रखना, अपने को रखना है 3 स्टेप में, सही है ना। क्या सिखाया गया अपने को, 3 स्टेप में। 3 स्टेप कैसे, सबसे पहले ये आगे, ये यहाँ, और फिर यहाँ, देख रहे हो। अब ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। 3 स्टेप में, 3 स्टेप में कैसे, ऐसे नहीं करना यूं सिंगल स्टेप में, नहीं 3 में, 1 2 3, ये देख रहे हो, अब आया ना उल्टा। तो दीज आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल, कैसे करना है, 3 स्टेप में, 1 2 3। भाई समझ में आ रहा है 3 स्टेप में कैसे। मिरर के अंदर देखोगे ना तो उल्टा दिखेगा तुमको, ऐसे नहीं दिखेगा मिरर के अंदर, कभी ऐसे कर दो ये अंधों की तरह, ये नहीं करना। 3 स्टेप में, ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। बताओ जी बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी की, सबसे पहले क्या है, प्रेजेंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल, की कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए ही चाहिए, बिना कायरल मॉलिक्यूल के कोई भी कंपाउंड सुपर इम्पॉसिबल हो कुछ भी हो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। दूसरा रीजन क्या है, दूसरी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, मतलब कि अगर कोई भी कंपाउंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल है तभी वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वरना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ध्यान रखना, 2 कंडीशन है, प्रेजेंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल एंड नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी, सही है ना। कंपाउंड क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना, ठीक है। भैया हाँ। ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव मतलब? अरे अभी पीछे जो पढ़ के आए हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो डेक्स्ट्रो लीवियो, इनएक्टिव अच्छा अच्छा मतलब अच्छा, हो गया हो गया। सही है। चलो जी, तो लिखेंगे बहुत जल्दी से, फटाक से लिखेंगे। लिखेंगे जल्दी से, ये लिखना है, द ऑब्जेक्ट, बहुत जल्दी से लिखेंगे, द ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल, द ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल on their mirror image, on their mirror image are said to be, are said to be chiral, are said to be chiral, and this property, and this property is known as, and this property is known as chirality, 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 ये स्पेलिंग कायरलिटी, सही है। कि अगर हमारे पास नॉन सुपर इम्पॉसिबल होएगा और कायरल मॉलिक्यूल प्रेजेंट, कायरल कार्बन प्रेजेंट होएगा, देन इट इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, सही है ना। अब आगे लिखेंगे, आगे कायरलिटी, फुल स्टॉप, कायरल मॉलिक्यूल्स आर, chiral molecules are optically active, chiral molecules are optically active while, कॉमा लगा के लिखेंगे, कॉमा लगा के, while the objects which are super impossible, while the objects which are super impossible on their mirror image, on their mirror image are called achiral molecule, are called achiral molecule, सही है, full stop। These molecule are optically inactive, these molecule are optically inactive, these molecule are optically inactive। next में लिखेंगे, if all the, if all the substituents, if all the substituents attached to that carbon, attached to that carbon, attached to that carbon are different, attached to that carbon are different,
the mirror image of the molecule is not superimposed ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में ओवरलैप्ड on the molecule, ब्रैकेट बंद, on the molecule, comma, such a carbon is called asymmetric carbon. Such a carbon is called asymmetric carbon और स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं. अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए मार्क करो स्टीरियो सेंटर ऑफ दिस कंपाउंड, देन इट इज ओनली द कायरल कार्बन एटम. एग्जांपल लिख लेंगे, एग्जांपल ये दोनों चिपका लेंगे, दोनों इमेजेस, ये वाली भी एग्जांपल के अंदर फटाफट. चिपका लेंगे जल्दी से दोनों इमेजेस. तो डिग्री ऑफ रोटेशन बेसिकली शो करता है कि कंपाउंड जो है वो कितने एंगल पर घुमा रहा है. मतलब कि जैसे देखो कोई भी कंपाउंड अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो सिंपल सा फंडा क्या है, देखो मैं एक सेकंड दिखाता हूं तुमको. तो सिंपल सा फंडा क्या है, या तो वो कंपाउंड जो है ना, एक सेकंड, हाँ जी देखो, तो कंपाउंड क्या करेगा, या तो कंपाउंड जो है ना देखो ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, सबको मालूम है ये चलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर. तो लेकिन क्लॉकवाइज में भी कितने एंगल पर घुमाएगा, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ रोटेशन. मतलब कि जैसे मान लो एकदम ही ऐसे घुमा दिया ये तुरंत, मतलब बिल्कुल ही 5 या फिर 6 7 डिग्री पे, सही है ना. डिग्री मतलब कि डिग्री ऑफ रोटेशन मतलब कि कितने डिग्री पे घुमा रहा है, या फिर 100 डिग्री का एंगल लेके आ रहा है, या फिर 180 भी बहुत बड़ा एंगल लेके आ रहा है, सही है ना, ये बहुत बड़ा सर्कल बना रहा है. तो वो है डिग्री ऑफ रोटेशन, कि किस डिग्री पर घुमा रहा है, कि तुरंत रोटेट कर रहा है या फिर ऐसे लंबा चक्कर मार कर रहा है, दैट इज डिग्री ऑफ रोटेशन, सही है ना. मतलब कितने एंगल पर घुमाएगा. तो ये ना जो ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज ऐसे लिखा होता है 111 डिग्री और प्लस में ये इस तरीके से प्लस लगा होता है इसके आगे, 111 डिग्री और प्लस में देन उसका लिखा होता है ग्लूकोज. अब यहाँ पर जो प्लस का मतलब है वो डोनेट कर रहा है डेक्स्ट्रो, एंड 111 shows the degree of rotation, मतलब कि किस एंगल पर घुमाएगा. ग्लूकोज भी ना दो तरीके के होते हैं, अब सुनना तो पूरा सुन लो. ग्लूकोज भी दो तरीके के होते हैं, ये होता है अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब कि जो घुमाता है 111 डिग्री पर, और एक होता है 52 वाला, जिसे कहते हैं हम लोग बीटा ग्लूकोज. जहां तक मेरे को भी याद है परफेक्टली, शायद एक आधी डिजिट आगे भी हो सकती है, लेकिन है यही कॉन्फ़िगरेशन, यही है 111 और 52. ये होता है हमारे पास बीटा ग्लूकोज, सही ना. ये सब हम सब कुछ ये बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स में, सही है ना. बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कि कैसे अल्फा ग्लूकोज बनता है, कैसे बीटा ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना. तो ऐसे ये हमारे पास होते हैं दो तरीके के ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, और एक होता है सिंपल ग्लूकोज, वो इन दोनों के बीच में रहा करता है, यहीं पे रेंज ना उसकी शायद से बीच में होती है कहीं पे इनके, ठीक है ना. तो ये इस तरीके से डिग्री ऑफ रोटेशन होता है. ये अब समझ में आ गया डिग्री ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है, बताओ. जब से चिल्ला रहे थे डिग्री रोटेशन, तो डाल लेंगे हेडिंग जल्दी से, एनांशियोमर एंड डाइशियोमर. बहुत छोटी सी हेडिंग है ये, पहले देख लो, सुन लो पहले एक बार तक रिवाइज करा रहा हूँ कि हाँ हमने कहाँ तक हम लोग छोड़ के गए थे. हम लोगों ने बेसिकली अब तक केवल पढ़ी थी ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशंस, कि कब कब ऑप्टिकल हमारा जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होएगा या फिर कब कब नहीं होगा. तो दो कंडीशन थी, एक कंडीशन थी कायरलिटी, मतलब कि जब हर एक कार्बन पर 4 अलग अलग बॉन्ड 4 अलग अलग वैलेंसी से सेटिस्फाइड होंगे, मतलब कि चारों बॉन्ड्स पे, चारों वैलेंसी पे अलग अलग कंपाउंड होंगे, तब उस टाइम पर जो कार्बन होगा दैट इज नोन एज कायरल कार्बन, ठीक है ना. और इसी को कहते हैं हम लोग कायरलिटी, व्हिच इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ए कंपाउंड टू बीइंग ऑप्टिकल, सही है ना, टू बीइंग ऑप्टिकली एक्टिव. देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल. नॉन सुपर इम्पॉसिबल मतलब कि कल ही बताया था तुमको, मैंने कल नहीं परसों बताया था कि जब कोई भी कंपाउंड अगर तुम शीशे का रख दोगे, तो अगर वो एक दूसरे की फोटोकॉपी है, फोटो मतलब समझते हो 3 स्टेप में, याद है तुम लोगों को 3 स्टेप में दिखाया था तुमको मैंने, बिल्कुल बेसिक सा फंडा था.
अगर वो 3 स्टेप में उठाने के बाद नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, जैसे कि ये है नॉन सुपर इम्पॉसिबल, तब हमारे पास कोई भी कंपाउंड क्या आएगा, ऑप्टिकली एक्टिव होएगा। तो 2 कंडीशन थी, एक तो कायरल होना चाहिए और दूसरा नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए। सही है, ये 2 कंडीशन थी बस, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को चेक करने के लिए थी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हेडिंग इज एनेंशियोमर एंड डाइसोमर। देखो जरा, तो एनेंशियोमर और डाइसोमर देखना बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज और बहुत आसान चीज है। जब भी हमारे पास कोई भी 2 कंपाउंड, मान लो देखो मैंने 4 कंपाउंड बनाए हुए हैं, और कंपाउंड किस तरीके से बनाए हुए हैं कि एक ये रहा फर्स्ट सेकंड, ये है इसकी मिरर इमेज, ये है फर्स्ट क्या है, सेकंड की मिरर इमेज है, और ये जो थर्ड और फोर्थ ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। सही है ना, मैंने क्या बना रखे हैं यहाँ पर, मिरर इमेज बना रखी है 2 कंपाउंड की, कंपाउंड जो ही है। अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ एनेंशियोमर डाइसोमर, ध्यान समझना जरा। एनेंशियोमर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं और एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। मतलब कि एनेंशियोमर के अंदर नॉन सुपर इम्पोजिबल तो करना ही करना है, किसी भी कंपाउंड को नॉन सुपर इम्पोजिबल तो करना ही करना है, लेकिन वो एक दूसरे की मिरर इमेज होने चाहिए। ठीक है ना, एनेंशियोमर के अंदर एक दूसरे की मिरर इमेज होने चाहिए। तुमको याद होगा जब मैं तुम्हें कल बता रहा था कि उठा के रखना, उठा के क्या करना चाह रहा हूँ कि अगर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और मिरर इमेज है, सही है ना, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो क्या होंगे वो एनेंशियोमर होंगे। और अगर वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और मिरर इमेज नहीं है, देन दे आर नोन एज डाइसोमर। तो बहुत सिंपल सी हेडिंग है, अगर ना भी समझ में आए ना तो इसे याद कर लो, एनेंशियोमर कि जब 2 कंपाउंड आपस में नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो वो है एनेंशियोमर। और एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और मिरर इमेज नहीं है, देन इट इज डाइसोमर। बस 1 मार्क्स का आएगा, कोई समझने लायक इसमें कोई रफ टॉपिक नहीं है। ठीक है, एग्जांपल देखो, एग्जांपल एनेंशियोमर के, एनेंशियोमर क्या बताए कि जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल हैं और मिरर इमेज हैं। अब देखो जरा, फर्स्ट और सेकंड दोनों कंपाउंड क्या है, एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। देख लो 3 स्टेप में रखते, देखो 3 स्टेप में, 1 2 3, जैसे मैं कल सिखाया था मैंने 3 स्टेप में, तो तुम देखोगे कि ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज कैसे देखते हैं, पास का पास दूर का दूर, पास का पास दूर का दूर, बिल्कुल है। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड क्या है, एनेंशियोमर है। फर्स्ट और सेकंड क्या है, एनेंशियोमर है। और थर्ड और फोर्थ को देखो, थर्ड और फोर्थ 3 स्टेप में रखो, 3 स्टेप में दिख रहा है, 3 स्टेप में रखते हुए कि अगर 3 स्टेप में रख रहे हो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज है। तो एनेंशियोमर के 2 एग्जांपल हैं, एक तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ, ये एग्जांपल एनेंशियोमर के। अब देखो डाइसोमर, डाइसोमर में बिल्कुल इसका उल्टा होगा, डाइसोमर इसका उल्टा, मतलब कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल होने चाहिए और मिरर इमेज नहीं होने चाहिए, नॉट अ मिरर इमेज। देखो फर्स्ट और थर्ड पेयर बनाना है, बस पेयर, फर्स्ट और थर्ड दोनों क्या है, डाइसोमर है, एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, तो से दे आर डाइसोमर, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड। और वहीं पर ही अगर तुम देखो फर्स्ट और फोर्थ को, ये दूसरे एक दूसरे पे क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और मिरर इमेज नहीं है, सो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑल्सो। और क्या बचा, सेकंड और थर्ड, सिंपल कि सेकंड एंड थर्ड, ये भी देख लो, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और एक दूसरे के ऊपर मिरर इमेज भी नहीं है। और लास्ट इज सेकंड एंड फोर्थ, फाइनल। ठीक है ना, बस ये 4 हैं डाइसोमर, 2 हैं एनेंशियोमर, सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल हैं, बट जो एनेंशियोमर है वो एक दूसरे की मिरर इमेज है और डाइसोमर जो है वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, लिख लेंगे जरा, नहीं समझ में आया कोई लोड नहीं, बस इन्हें याद कर लेना। एक मिनट की लाइन है, वैसे लिख लो जरा, एक लाइन लिख के समझ में आएगा तुम लोगों को, लिखेंगे जरा जल्दी से। एनेंशियोमर आर दी enantiomers are the chiral molecules, enantiomer are the chiral molecules that are non superimposable, यहां से कर लेना अंडरलाइन, non superimposable and mirror image of each other, and mirror image of each अदर, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। क्या कहते हैं हम लोग, एनेंशियोमर कहते हैं, एनेंशियोमर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर।
फुल स्टॉप लगा लेंगे, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में डाइसोमर आर दी कंपाउंड्स, डाइसोमर आर दी कंपाउंड्स which are non superimposable, which are non superimposable, अंडरलाइन कर लेंगे इसे, non superimposable and not mirror image of each other, and not mirror image of each other, मतलब कि नॉन सुपर इम्पोजिबल दोनों के दोनों है, लेकिन पहले वाला मिरर इमेज है, दूसरे वाला मिरर इमेज नहीं है, बस छोटी सी बात थी। चिपका लेंगे, अभी डायग्राम बना लेंगे ये वाला और ये सब लिख लेंगे, एनाइंशियोमर डाइशियोमर, पटाख से डायग्राम बनाएंगे और ये लिख लेंगे, देखना है ध्यान से। तो रेसमेशन क्या है, मोस्ट सिंपल डाल लेना इसके ऊपर, बहुत बार रैंडमली क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के अंदर। तो रेसमेशन बेसिकली होता क्या है, जब भी हमारे पास देखो एग्जांपल है ना, एग्जांपल से बहुत सिंपल एग्जांपल है, ये हमारे पास एक कंपाउंड, सही है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या डाल दिया इसके अंदर, एक्वस क्यूएच डाल दिया, एक्वस क्यूएच। ये तो हमारे को बॉन्ड दिख रहे हैं, इस तरीके के बॉन्ड, इन्हें कहते हैं ज़ैगोट डैश स्ट्रक्चर, मतलब कि ये जो बॉन्ड है ना, ये जो डॉट डॉट वाला है, ये है आगे की तरफ, सही है ना, ये क्या है हमारे पास फ्रंट साइड, फ्रंट व्यू बेसिकली, और ये जो डैश वाला दैट इज बैक साइड, पीछे की तरफ, सही है ना, शायद उल्टा बोल दिया, एक सेकेंड, दो तरीके से होते हैं डैश और वेज, तो ये जो है हमारे पास दैट इज फ्रंट, लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रहे, इट इज इन फ्रंट, और ये जो है हमारे पास डैश डैश वाला इट इज इन बैक, ठीक है ना, पता कि पीछे की तरफ जा रहा है, स्क्रीन के पीछे की तरफ, सही है ना, इट इज इन 3D के अंदर है, तो ये फ्रंट में और ये पीछे की तरफ, और इस तरीके से हमारे पास बन रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या डाल दिया इसके अंदर मैंने, एक्वस केओएच डाल दिया, एक्वस केओएच, बहुत सिंपल सा फिनोमेना है, एक्वस केओएच डाला, दो फंडे हैं, दो निकलेगा भाई, KCl तो मालूम है, एक्वस केओएच क्या करता है, एक्वस वाला क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है, यहाँ से KCl निकल गया, OH चिपक गया, यहाँ से भी KCl निकल गया, OH चिपक गया, लेकिन देख रहे हो दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि इसमें जैसा का जैसा कंपाउंड था वो वैसी का वैसे ही आया है, मतलब कि अगर यहाँ पे ये कार्बन पीछे आगे ऊपर नीचे जैसे था, ये वैसी का वैसी बनकर आया है, OH कोई घूमा नहीं है, लेकिन जो दूसरे वाला है दैट इज फ्लिप्ड बाय 180, तो ये 180 डिग्री से पूरा का पूरा घूम चुका है, मतलब कि OH आना था आगे की तरफ, वो चला गया पीछे की तरफ, और जो पीछे वाला था वो आगे आ गया, देख रहे हो इस तरीके से। तो ये अगर बैक साइड में था, ये यहाँ पर आ गया, ये ऐसे, ये तो यहीं पे रहा, और पीछे वाला भी आगे आ गया, मतलब कि पूरा का पूरा घूम गया, और इसी बैक साइड को, मतलब कि ऐसे घूमने को कंपाउंड को 180 डिग्री पे, इसे कहते हैं हम लोग इन्वर्जन, सही है ना। ये वर्ड बताना, इससे पहले कहाँ पढ़ा था हमने इन्वर्जन, इन्वर्जन वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था, अटैच हुआ था पीछे से, हाँ, इसके अंदर टॉपिक क्या था, टॉपिक टॉपिक क्या था, इट इज SN2 मैकेनिज्म, देखो सुनो, इट इज SN2 मैकेनिज्म, आ रही है, आ तो रही है आवाज, लेकिन बहुत कट कट के आ रही है। हमने पढ़ा था ये SN2 के अंदर, तो बेसिकली जो रिटेंशन होता है, रिटेंशन इट इज एन SN1, और जो इन्वर्जन होता है वो होता है SN2 के अंदर, मतलब कि भाई पीछे से अटैक करने वाला फंडा, ठीक है ना। तो वही हो रहा है यहाँ पर, अगर कंपाउंड ऐसी का ऐसी बन के आ रहा है दैट इज रिटेंशन, और अगर कंपाउंड उल्टा घूम के बन के आ रहा है, उल्टा भी कितना 180 डिग्री पे, बिल्कुल फ्लिप हो गया 180 डिग्री पे, देन इट इज इन्वर्जन, और इन्वर्जन होता है SN2 के अंदर, तो रिटेंशन किसमें होगा, रिटेंशन होता है SN1 के अंदर। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन कि SN1 और SN2 किसमें इन्वर्जन होता है, दैट इज इन SN2, और फिर कहते हैं कि रिटेंशन किसमें होता है, रिटेंशन होता है SN1 के अंदर, ठीक है। और अगर तुम इन्हीं दो प्रोडक्ट को, मतलब कि एक रिटेंशन वाला और एक इन्वर्जन वाला, मतलब कि A और B दोनों को इक्वल क्वांटिटी में, ध्यान सुन लेना, दोनों को जब हम लोग इक्वल क्वांटिटी में मिला देते हैं, देन इट इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहलाता है वो, रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। व्हेन द इक्वल क्वांटिटी ऑफ रिटेंशन और इन्वर्जन वाले प्रोडक्ट मिल जाते हैं, कहते हैं क्या, रेसिमिक मिक्सचर। और एक दूसरी फॉर्म भी होती है, मतलब कि ये तो हम लोग समझते हैं उससे, क्या कहते हैं एग्जांपल से, लेकिन बेसिकली रेसिमेशन होता क्या है कि जब हम लोग इक्वल क्वांटिटी ऑफ डेक्स्ट्रो और लीवियो, जब हम लोग इक्वल क्वांटिटी ऑफ डेक्स्ट्रो और लीवियो को मिला देते हैं, देन इट फॉर्म्स अ रेसिमिक मिक्सचर, और इसी फिनोमेना को कहते हैं हम लोग रेसिमाइजेशन। अब खुद सोचो, एक है डेक्स्ट्रो जो चाहता है कि कंपाउंड का घूमे राइट में, घूमे राइट में, मतलब कि क्लॉकवाइज, और एक है लीवियो
जो चाहता है कंपाउंड घूमे एंटी क्लॉकवाइज, एक डेक्स्ट्रो है जो चाहता है कंपाउंड को क्लॉकवाइज घुमाना, और एक लीवियो है जो चाहता है कंपाउंड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। और तुमने एक कंपाउंड के अंदर मतलब कि तुमने क्या करा, इनका मिक्सचर बनाते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर में क्या होएगा, दोनों के दोनों इक्वल क्वांटिटी में, जब तुम इनका मिक्सचर बना दोगे, एक चाहेगा लेफ्ट एक चाहेगा राइट, तो इसका मतलब जो फाइनली कंपाउंड आएगा ना, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा होएगा वो, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ध्यान रखना, रेसिमिक मिक्सचर इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव व्हेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवियो कंपाउंड्स आर मिक्स्ड, सो a optically inactive mixture is formed, that is known as racemic mixture, and this whole phenomena is known as racemization। सही है भाई, आया समझ में? हेडिंग लिखो racemization, फिर दोबारा बताता हूँ लिखवाने के बाद, एक बार जल्दी से लिखो racemization। भैया बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। चलो जी, वो खचर खचर की वजह से रही थी क्योंकि थोड़ा माइक जो है ना वो मैं लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा था भाई, ईयरफोन्स नहीं लगा रखे थे मैंने। ठीक है, चलो जी लिखो अब रेसेमाइजेशन, हैंडल लेंगे रेसेमाइजेशन। इसमें लिखेंगे a mixture containing two enantiomer, a mixture containing two, TWO वाला, TWO, two, a mixture containing two enantiomer, ब्रैकेट में लिखना ना, ब्रैकेट में डेक्स्ट्रो एंड लीवियो, डेक्स्ट्रो एंड लीवियो, ब्रैकेट में डेक्स्ट्रो एंड लीवियो, ब्रैकेट में, ब्रैकेट बंद करके लिखेंगे इन equal proportions, in equal proportions will have zero optical rotation, will have zero optical rotation, comma, will have zero optical rotation, comma, as the rotation due to one isomer, as the rotation due to one isomer due to one isomer will be cancelled by the rotation, will be cancelled by the rotation due to other isomer, due to other isomer, full stop. Such a mixture is known as racemic mixture, such a mixture is known as racemic mixture, and the process of conversion, and the process of conversion of enantiomer into racemic mixture, of enantiomer into racemic mixture is known as racemization. Conversion of enantiomer into racemic mixture is known as racemization. सही है, is known as racemization. Example ये लिख लेंगे ऐसे, प्लस माइनस, ऐसे ये जैसे लिख रहा हूं, ब्रैकेट में लगा लेंगे प्लस माइनस, और ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, सही है ना, प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल, प्लस दिखा रहा है डेक्स्ट्रो को, माइनस दिखा रहा है लीवियो को, एंड ब्यूटेन टू ऑल इज अ कंपाउंड, मतलब कि ब्यूटेन टू ऑल एक कंपाउंड था, हमने क्या करा, प्लस वाला मतलब कि डेक्स्ट्रो और माइनस वाला दैट इज लीवियो, दोनों को इक्वल क्वांटिटी मिला दिया, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेसिमाइजेशन, एंड जो बन क्या है, इट इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है ना, कैसा है ये, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सही है।
तो ये था रेसेमे मिक्सचर। नेक्स्ट डालेंगे, नेक्स्ट इन्वर्जन एंड रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रिटेंशन। और ऐसी कैसी बना लेंगे, इसमें कुछ लिखने लायक नहीं है, लिखने के लायक तो अपने आप ही लिख लेना एक आधी लाइन के अंदर ही। इन्वर्जन के अंदर 180 डिग्री कंपाउंड घूम जाता है और रिटेंशन के अंदर ऐसी का ऐसी रहता है, दैट इज इन्वर्जन एंड रिटेंशन। सही है। और इसको कहते हैं हम लोग जैग और वेज स्ट्रक्चर, डैश और वेज स्ट्रक्चर। सही है ना। बस ये कल का होमवर्क है और ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया। बस एक छोटी सी हेडिंग रह गई है, टेस्ट फॉर हेलोएल्केन। मतलब कि अगर देखो कल का जाते हैं, कल का पढ़ाना है, ये बस कल को पढ़ाना है मेरे को टेस्ट। अब टेस्ट के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी हेलोएल्केन मौजूद है, मान लो हमारे पास क्लोरीन वाला है, फ्लोरीन वाला है, ब्रोमीन वाला है, आयोडीन वाला है, तो हम इनको पहचानेंगे कैसे कि अगर कंपाउंड तुमको दे दिए जाएं और लैब के अंदर कहा जाए कि टेस्ट करके बताओ कि तुम्हारे पास क्लोरोएल्केन है, ब्रोमोएल्केन है, आइडोएल्केन है, ठीक है ना। तो तुम टेस्ट कैसे करोगे, कैसे पहचानोगे उनको लैब के अंदर, तो वो अपने को बस कल को करना है। और बाकी चैप्टर में कुछ नहीं रहा, ये आखिरी क्वेश्चन है, दैट इज होमवर्क, और कल को ये चेक होएगा। इसलिए प्लीज कल को ये सारे के सारे एक बार करके देखना, हो जाएंगे इनमें से। अगर कितने हैं ये, इट इज 20 है, 20, तो अगर 20 में से अगर तुम्हारे 15 भी हो गए ना तो बहुत है, इनफ है वो। सही, लेकिन ट्राई करना, जब ट्राई करोगे तभी होंगे वो, वरना ऐसे नहीं होने के अगर कॉपी किताब बंद करके बैठ जाओगे। ठीक है, बाकी करेंगे कल को ही।